हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी क्लास में जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC3 जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इससे आज एक टॉपिक आप लोगों के सामने रखूंगा। इस टॉपिक का नाम है द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। ये मंदी 1929 से 1932 के बीच संपूर्ण विश्व में दिखाई दी और इस मंदी का व्यापक प्रभाव विश्व के सभी प्रमुख बड़े बड़े देशों पर देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में विश्वव्यापी संकट आरंभ हुआ। इसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क के शेयर बाजार के एकाएक भाव में मंदी आ जाने के कारण शुरू हुआ। आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 से आरंभ हुई। स्थिति को काला गुरुवार अथवा इंग्लिश में हम इसे ब्लैक थर्सडे भी कहते हैं। इस मंदी से अमेरिका के ऋण देने की क्षमता कम हो गई। उसने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। सबसे खराब स्थिति 1932 में आई जब बेरोजगारों की संख्या बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ तक पहुंच गई और सभी देशों में फैल गई। इसलिए इसे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी या द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। इस मंदी के कारण ब्रिटेन ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया, जिसका अनुसरण विश्व के कई देशों ने किया। विश्व के कई देशों ने स्वतंत्र व्यापार की नीति छोड़कर परंपरागत एवं नियंत्रित आर्थिक नीति को अपनाया। अब इस पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से 1929 तक यूरोप की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। इसके कारण थे कि युद्ध समाप्ति के बाद भी उत्पादन का प्रतिशत बढ़ता रहा तथा दूसरे यूरोपीय देशों को अमेरिका से ऋण मिलता रहा। प्रायः युद्ध के पश्चात ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि युद्ध के समय उद्योगों का असाधारण विकास हो जाता है, जो युद्ध के कुछ समय बाद तक बना रहता है। 19वीं सदी के इतिहास में भी 3 बड़े युद्ध हुए हैं और इन युद्धों के बाद भी इसी तरह की मंदी दिखाई देती है। आर्थिक शिथिलता का प्राकृतिक क्रम होता है। एक निश्चित समय के बाद उत्पादन में शिथिलता का आना स्वाभाविक होता है और युद्ध के बाद उत्पादन को युद्ध समय के स्तर तक बनाए रखना संभव नहीं होता। युद्ध के समय कृषि व औद्योगिक उत्पादन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि मांग बहुत ज्यादा होती है, परंतु यह मांग युद्ध के पश्चात धीरे धीरे कम होने लगती है।
इससे मांग और पूर्ति में अंतर आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं का मूल्य गिरने लगता है, कृषकों को हानि होती है तथा बेरोजगारी बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि युद्ध के समय आवश्यकता पड़ने पर हथियारों और चिकित्सा व स्वास्थ्य के उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग होता है, तो उन सभी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और उनका उत्पादन बहुत तेजी से किया जाता है। लेकिन युद्धों के पश्चात इन सामग्रियों का उपयोग बहुत सीमित मात्रा में होने लगता है, जिससे इसमें गिरावट आने लगती है और यह महंगाई को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त इसी मंदी के कारण स्वर्ण का असमान वितरण हो जाता है। विश्व का लगभग 60% सोना अमेरिका और फ्रांस में एकत्रित हो जाता है। इसका मुख्य कारण अमेरिका के हथियारों का व्यापार और अमेरिका द्वारा दिए गए ऋणों का भुगतान तथा फ्रांस को क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होने वाला सोना। इससे अधिकतर राज्यों के पास सोने की कमी हो जाती है, स्वर्ण मुद्राओं का मूल्य बढ़ जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 1929 में अमेरिका में सट्टेबाजी चरम पर पहुंच गई थी, जिससे अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को ऋण देना बंद कर दिया और अपनी पूंजी अमेरिका में ही लगानी शुरू कर दी, क्योंकि उनसे उन्हें तुरंत लाभ मिल जाता था। यूरोप की अर्थव्यवस्था इस समय पूर्ण रूपेण से अमेरिका से प्राप्त होने वाले ऋणों पर आधारित थी। सौदेबाजी के कारण शेयर बाजारों की कीमतों में गिरावट आने लगी, जिससे अरबों रुपयों का नुकसान हुआ और यूरोपीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उपयोग में कमी भी आर्थिक मंदी का एक महत्वपूर्ण कारण था। 1900 से 1929 तक की अवधि में मजदूरों की तुलना लाभ में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, जिसने बचत और उपयोग के बीच अंतर बढ़ा दिया था। 1900 से लेकर 1929 के बीच राष्ट्रीय आय में अनुमानतः 4 गुना वृद्धि हुई थी, किंतु जनता की क्रय शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई। अतः आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। विश्व युद्ध के पश्चात उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में नए नए यंत्रों की होड़ लग गई। यंत्रों को अपनाने के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुई। इससे प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आई। साथ ही क्रय शक्ति घट गई, जिससे प्रभावोत्पादन मांगों की कमी हो गई। संकट के दौरान बेरोजगारी की संख्या 5 से 10 करोड़ होने का
अनुमान लगाया जाता है। इस संकट के कारण राज्यों की नीतियां भी महत्वपूर्ण कारण मानी जाती हैं, जो संकुचित दृष्टिकोण का परिचायक थी। इस समय आर्थिक, राष्ट्रीयता और आत्मनिर्भरता की भावना चरम पर पहुंच गई थी। प्रत्येक राष्ट्र आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयत्नशील था। इसके लिए सभी देशों ने व्यापार पर नियंत्रण लगाए और आयात निर्यात को नियंत्रित करना शुरू कर दिया तथा सीमा शुल्क लगाए गए एवं आयात को निश्चित किया गया, जिसके कारण आर्थिक मंदी आई। अब हमें आर्थिक संकट के विश्व के प्रमुख बड़े देशों का पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखना है। तो सबसे पहले हम जर्मनी को देखेंगे कि इस संकट का विनाशकारी प्रभाव मध्य यूरोप पर पड़ा। उसका आयात निर्यात ठप हो गया। जर्मनी में 1932 तक बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई। बेरोजगारी की समस्या ने तत्कालीन सरकार को अत्यंत संकट में डाल दिया, जिसका लाभ हिटलर ने उठाया। इस आर्थिक तनाव से जर्मनी में नाजीवाद शासन की नींव पड़ी और प्रजातांत्रिक प्रणाली का ह्रास हो गया। जर्मन नेशनल बैंक दिवालिया हो गया। इसके बाद बैंकों तथा शेयर बाजारों में आतंक ही फैल गया। ब्रिटेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा कि इस मंदी के दौरान ब्रिटिश उत्पादन, निर्यात, रोजगार तथा निर्वाह के स्तर में तेजी से गिरावट देखी गई। मंदी ने इंग्लैंड के परंपरागत जहाजरानी उद्योग को ठप कर दिया। ब्रिटेन ने अपना औद्योगिक नेतृत्व और निर्यात बाजार खो दिया। 1931 तक इसके बजट में 10 करोड़ पाउंड का घाटा दर्शाया गया। 1931 में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर लगभग 37.5 लाख तक पहुंच गई। सरकार द्वारा दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ते से भी स्थिति का समाधान नहीं निकला। ऐसी स्थिति में मजदूर दल की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तथा सितंबर 1931 में नवगठित सरकार ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया। सरकार ने संरक्षात्मक नीति अपनाई। सस्ती मुद्रा नीति को अपनाया गया तथा बैंक दर को घटाकर 2.5% कर दिया गया। इसका आर्थिक मंदी का तीसरा जो महत्वपूर्ण देश था, जो इसके पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देखेंगे हम, वो है फ्रांस। तो जर्मनी से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति की रकम से फ्रांस पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ा तथा फ्रांसीसी मुद्रा अपनी साख बनाए रख सकी। फ्रांस के पास यूरोप का सबसे अधिक स्वर्ण भंडार था तथा फ्रांस पर कोई अंतरराष्ट्रीय ऋण भी नहीं था। इसके पश्चात हम रूस पर इसके प्रभाव को देखें तो हम पाते हैं कि रूस की बोल्शेविक क्रांति ने उसका यूरोप के अन्य देशों के साथ संबंध कुछ समय के लिए विच्छेद कर दिया।
स्टालिन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं, जमींदारों के दमन तथा औद्योगिक योजनाओं के द्वारा रूसी कृषि उत्पादन, लोहे, कोयले आदि के उत्पादन इतने अधिक बढ़ा दिए कि इस मंदी का रूसी अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। एक अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्र है जो इनका नाम है अमेरिका। अमेरिका इससे कितना प्रभावित हुआ इसको देखें। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका निर्यातक देश बन गया। 1929 से 1933 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था जैसे रसातल में चली गई। चालू मूल्यों का राष्ट्रीय उत्पादन 46% तक घट गया। वह 104 अरब डॉलर से घटकर 56 अरब डॉलर पर आ गया। रोजगार में 20% की गिरावट आई तथा बेकारों की संख्या 30 लाख तक पहुंच गई। औद्योगिक उत्पादन में 35% की कमी हुई। अंततः रूजवेल्ट ने न्यू डील की नीति के परिणाम स्वरूप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारा। इस प्रकार हम देखें तो फ्रांस तथा रूस को छोड़कर विश्व के लगभग सभी देशों पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा और इसके कारण वहां आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन घटित हुए। अब हम इस महान आर्थिक संकट के परिणामों को समग्र रूप से देखें तो हम पाते हैं कि इस आर्थिक संकट में सरकार व समाज के प्रत्येक वर्ग को कठिनाइयां एवं हानियों का सामना करना पड़ा। सरकारी बजट में घाटा दिखाया गया। इससे सरकार को करों में वृद्धि करनी पड़ी और बहुत सारे कारखाने बंद हो गए। लाखों मजदूर बेकार हो गए थे। गोदाम वस्तुओं से भरा था किंतु खरीदार नहीं थे। कारखाने बंद होने से पूंजीपति वर्ग संकट में आ गया था। सरकार ने ब्याज दरें घटा दी थी। आर्थिक मंदी का सबसे तीव्र प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ा। जनता में बेकारी, भूखमरी, निराशा, अस्थिरता एवं असुरक्षा की भावना में वृद्धि हुई। लोकतंत्रीय सरकारें मंदी की समस्याओं को सुलझाने में असफल रही, जिससे अधिनायकवाद का विकास हुआ। इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ। इंग्लैंड की मजदूर सरकार के स्थान पर मिली जुली सरकारें बनाई गई। ऑस्ट्रिया, स्पेन, हंगरी, युगोस्लाविया, पोलैंड, पुर्तगाल, यूनान, बुल्गारिया, रोमानिया आदि देशों में किसी न किसी रूप में अधिनायक तंत्र की लहर फैल गई। जापान द्वारा सैनिक विजय की नीति अपनाए जाने के बाद सैनिक नीति अपनाए जाने के लिए मंदी काफी हद तक जिम्मेवार थी। लोग पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे और साम्यवाद की ओर आकर्षित होने लगे थे। आर्थिक मंदी के कारण संसार के विभिन्न राज्यों में
प्रशासकीय नियंत्रण में भी वृद्धि हुई। कई देशों को विपणन, मूल्य नियंत्रण, पूंजी विकास एवं वितरण पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ा। इससे आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। सभी राष्ट्रों ने उद्योग व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न किया। बहुत से राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों की ओर से उदासीन हो गए। इस प्रकार से हम कुल मिलाकर देखें तो हम पाते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों की देन थी। दरअसल विश्व युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादन में काफी तेजी से वृद्धि दर्ज की गई थी और युद्धों के पश्चात भी अमेरिका से ऋण प्राप्त करके इन उत्पादनों को लगातार जारी रखा गया था। लेकिन ज्यों ही ब्रिटेन की न्यूयॉर्क के शेयर बाजार की जो गिरावट दर्ज की गई, उस गिरावट के पश्चात विश्व को उत्पादन कर पाना संभव नहीं हुआ और सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। केवल फ्रांस और रूस ही ऐसे दो राष्ट्र थे जहां इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं तो सभी देश इसके प्रभाव से बच नहीं सके। आज की क्लास यहीं पे रोकते हूं। कल मैं अगले क्लास के लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।